Hey guys, so welcome back to my channel and our today's topic is major water bodies of geography. So let's begin. तो जो वाटर है वो 71% कवर करता है अर्थ सरफेस का. कुछ लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं. ये सारी हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर बॉडीज़, ये सारी वाटर बॉडीज़. इसके साथ साथ जो ड्रिंकिंग का सोर्स है ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए और जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ये वाटर बॉडीज़. ओशंस, तो 5 टाइप के ओशंस हैं वर्ल्ड में. पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन ओशन, फिर आर्टिक ओशन और साउदर्न ओशन. तो 71% जो है अर्थ सरफेस वो ओशन से कवर्ड है. इसमें से 97% जो है वो अर्थ वाटर है. पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है और कम से कम 1/3 ग्लोब का कवर करता है. ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में और जो इसकी एजेस हैं वो न्यू फोल्ड माउंटेन से वो बॉर्डर्ड है, मतलब सराउंडेड है. और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा लावा के साथ एक्टिव वोल्केनोज बहुत सारे हैं, मैक्सिमम है यहाँ पे. इसलिए इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. जो साउदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का वो अटलांटिक और इंडियन ओशन को मर्ज करता है. और जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, मैरिना ट्रेंच, वो भी इसी ओशन में है, जो कि फिलीपींस में है, फिलीपींस के पास है. इसका दूसरे और भी इस ओशन के और भी मतलब बहुत सारे ट्रेंचेस हैं इस ओशन में. पहला तो फिलिपिन है जिसको मिंडानाओ भी कहते हैं, और कुर्लिन ट्रेंच है. अब हम लोग पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन जो है वो शेप एस की है तरह, और वो मतलब बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ का है, मतलब हाफ है पैसिफिक ओशन का. इसका जो कोस्ट लाइन है, मतलब जैसे कहीं पे भी हम लोग बीच पे जाते हैं तो जहाँ रेत साइड होता है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं. इसकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की वो बहुत लार्ज है, और वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के कोस्ट लाइन से मतलब पैसिफिक और इंडियन ओशन के जो कोस्ट लाइन कम्बाइंड है, पैसिफिक और इंडियन ओशन का जो कोस्ट लाइन कम्बाइंड है उससे भी बड़ा है. और ये सबसे बिजीएस्ट ओशन है. इसमें बहुत सारे ट्रेड ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं. और इसके ईस्ट कोस्ट में यूरोप और अफ्रीका है. इसके वेस्टर्न बॉर्डर में 2 अमेरिकाज़ हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. और मिडल में अटलांटिक ओशन के जो मिडल में कुछ पीक्स हैं, और पीक्स टाइप की हैं जो आइसलैंड फॉर्म करती हैं. और उन आइसलैंड को हम लोग आइसलैंड्स भी कहते हैं, आइलैंड्स भी कहते हैं. और उसको तो हम आइलैंड्स कहते हैं. और कुछ जैसे आइलैंड्स हैं जैसे आइसलैंड्स. और इसमें एक वॉल्केनो है जो अंडर वाटर है. तो वॉल्केनो मतलब एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, वो अंडर वाटर है, माउंटेन रेंज की तरह है, जिसको हम लोग मिड अटलांटिक रिज कहते हैं. तो अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ओशन. ये रफली ट्रायंगल शेप का है और ये कम से कम 1/5 कवर करता है ओशंस का. ये जो है इंडिया इसके हेड पे लोकेटेड है. और इसमें कुछ सीज़ हैं. 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इंडियन ओशन का वह अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. ये जो है वो इसके नॉर्थ में है. एशिया इसके नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है, अफ्रीका जो है इसके वेस्ट में है. आर्टिक ओशन सबसे नॉर्थ मोस्ट ओशन है. ये इसके जो आर्टिक ओशन के नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है. और ये जो है वो आर्टिक सर्कल के पास लोकेटेड है. ये पूरे साल फ्रोज़न रहता है क्योंकि ये ठंडी जगह पे है तो फ्रोज़न रहता है. अब लास्ट ओशन है साउदर्न ओशन, इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं. ये जो है जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है उसको कवर करता है. और ये जो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को मर्ज करता है.
मतलब मर्ज करके ये फॉर्म हुआ है। और ओशंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओशन जो है वो ऑयल और मिनरल्स का स्टोर हाउस है। इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ रहते हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं। जो इवेपोरेशन के थ्रू जो क्लाइमेट होता है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। ओशंस और सीज जब इवेपोरेट होते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर्स जब बाद में बारिश बन के वो होते हैं, तभी बरसते हैं, तभी हम लोगों को पानी मिलता है। ओशन जो है फूड सप्लाई और बहुत सारे पीपल को फूड सप्लाई के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। मरीना ट्रेंच जो है, क्विक फैक्ट है ये, बुक में इतना इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नॉलेज लेने से क्या होता है, लेना चाहिए नॉलेज। और नॉलेज अब कभी ख़त्म थोड़ी होता है। तो मैरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में जो है, मैरीना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, वो कम से कम 11,000 मीटर डीप है। और अगर हम एक बड़ा पत्थर उसमें फेंकें तो वो 1 घंटा से भी ज़्यादा लेता है उसके नीचे बॉटम में पहुंचने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, सीज। सीज जो है वो सबसे स्मॉलर और स्वैलोअर पार्ट है ओशन का। यूजुअली लोकेटेड होता है लैंड मास या फिर कॉन्टिनेंट के जो एजेस होते हैं वहाँ पे, यानी कोस्ट लाइन टाइप पे। और ये जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके एजेस पे। और हम लोग कुछ लोकेट कर सकते हैं जैसे कि कैरेबियन सी, बेरिंग सी, अरेबियन सी, नॉर्थ सी। अब हम लोग पढ़ेंगे गल्फ एंड बेज। गल्फ जो है वो एक इनलेट होता है सी का। वो लार्ज एरियल प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनलेट होता है। एक सेकेंड, यहाँ डायग्राम होगा। जैसे कि ये गल्फ है, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ऐसे कर्विंग टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे भी, इंडिया में भी एक ये है, ये जो है यहाँ पे ऐसे पूरा सराउंडेड है ये लैंड मास से, लेकिन बस एक साइड पे यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ पे पानी घुसा हुआ है, तो इसको हम लोग गल्फ कहेंगे। ये भी एक गल्फ है, यहाँ पे भी एक गल्फ है। अब बे जो होता है एक ओपन कर्विंग होता है, ये जो ज़्यादातर सी, लेक उस कोस्ट लाइन के बाहर आते हैं और जाके ओशंस में मिल जाते हैं, जो कि सीज और लेक के थ्रू बनती हैं। और वो उसको यहाँ से जब पानी आता है, गंगा, सारी जितनी भी नदियाँ होती हैं वो यहाँ से आती हैं, यहाँ ओशन में जाके मिल जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेस के नाम। बे ऑफ बंगाल, हस्डन बे ऑफ बिस्के, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। अब आगे चलते हैं। स्ट्रेट जो एक नैरो स्ट्रेच होता है वाटर का, जो ज्वाइन करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को, जैसे कि स्टेट ऑफ कैरिबियर, जैसे कि वो कंबाइन करता है मेडिटेरियन सी को और मेडिटेरियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये एक पाल्क ऑफ स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट, ये जो कंबाइन करता है बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से। तो कुछ टाइम जो सीज होती हैं वो लार्ज सैलाइन वाटर बॉडीज़, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती हैं। और जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी, बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग सी का नाम दे देते हैं। वो वाटर बॉडीज़ होती हैं, लेकिन उसका जो कट ऑफ होता है वो एक ओपन सी की तरह, ओशन की तरह होता है, लेकिन उसको हम लोग सी कहते हैं। लेक स्मॉल बॉडीज़ होती हैं वाटर की, जो पूरे साइड से लैंड से सराउंडेड होती हैं, जैसे कि लेक बैलकाश, लेक बैकाल। लार्ज लेक जो होती हैं उनको हम लोग इनलैंड सी भी कहते हैं, जैसे कि एरल सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो यूरेशिया में है। यूरेशिया मतलब हो गया यूरोप और एशिया को एक माउंटेन्स जोड़ता है, तो वो पार्ट को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। हम लोग पढ़ेंगे लेक्स। लेक जो होता है इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ड्रिंकिंग वाटर का,
और वाटर जो होता है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी नीडेड होता है, और लेज़र एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़िशिंग, इन सब के लिए भी यूज़फुल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स। लेक बाइकाल। बाइकाल जो है वो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, साइबर्स के पास, और ये सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है, कम से कम 1700 मीटर्स। और ये जो है वो ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में, और ये 20% कवर करती है अनफ्रोज़न फ्रेश वाटर का। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। तो जो 5 ग्रेट लेक्स हैं यूएसए में, उसमें पहला आता है सुपेरियर हरन, और दूसरा मिचिगन, तीसरा ओंटारियो, चौथा एरी। ये जो है ये 5 ह्यूज ग्रुप हैं फ्रेश वाटर लेक के। मतलब इसमें सॉल्ट नहीं होता है, फ्रेश वाटर है जहाँ पे फ़िशेज़ रहती हैं, नॉर्मल फ़िशेज़। ये जो है यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में लोकेटेड है। ये जो लार्ज वाटर बॉडीज़ है फ्रेश वाटर की अर्थ पे, और मतलब 34 मिलियन पीपल जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस और कनाडा में हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा हैं। और मतलब मोर देन 3500 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स की कम से कम 3500 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, टाइप्स हैं। और ये ग्रेट लेक बेसिन भी है, बहुत सारे लेक आके यहाँ पे मिल जाती हैं। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के भी बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स, और जैसे कि यहाँ बोटिंग होती है, फ़िशिंग होती है, यहाँ पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब सामान वामान, जैसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना है, उसमें भी ये लेक यूज़ होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक ओनेगा। ओनेगा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जो यूरोप में है, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ये जो यूरोपियन पोर्शन है रशिया का, यूरोपियन पोर्शन है, वहाँ पे भी ये वहाँ का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मतलब यूरोप का। अब हम लोग पढ़ेंगे चिल्का लेक, टिटिकाका लेक। ये जो है ये लार्ज डीप लेक है जो एंड्स माउंटेन होता है, बोलिविया और पेरू का बॉर्डर पे एक एंड्स माउंटेन है, वहाँ पे है ये जो है लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका में। वॉल्यूम भी इसका अच्छा है और सरफेस एरिया भी इसका अच्छा है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में, और ये जो है नील रिवर इसी से निकलती है। और ये जो है ये तांजिया और युगांडा में है, और ये बॉर्डर भी है केन्या का। चिल्का लेक ये सॉल्ट वाटर लेक है जो कि ओडिशा में है। ये जो ईस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पे है ओडिशा, जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। और ये जो है विंटर में, मतलब जब यहाँ पे विंटर आती है तो जो लार्ज ग्राउंड्स होती हैं वहाँ से जो बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ जो बर्ड्स होती हैं वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं अपनी जगह पे। और जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो भी मतलब मर जाते हैं, क्योंकि ठंडी में तो इतना देखते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा ठंडी में ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स। रिवर्स जो है एक स्ट्रीम है वाटर का जो फ्लो करता है हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड तक, और फाइनली वो लेक और सी में जाके मिल जाता है। रिवर जो है सोर्स है फ्रेश वाटर का अर्थ पे, और रिवर जो है वो अपने सोर्स से नॉर्मली ओरिजिनेट करता है जो कि है हिल और माउंटेन। जो प्लेस जहाँ से रिवर एंड करती है अपनी जर्नी, उसको हम लोग मतलब जहाँ पे वो अपनी जर्नी को एंड करती है उसको हम लोग कहते हैं माउथ। और ये जो माउथ होता है नॉर्मली या तो सीज़ होती हैं या तो ओशंस कभी कभी होती हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर सीज़ होती हैं।
तो जो रिवर जो होती है वो 3 स्टेजेस में फ़्लो करके अपने माउथ तक जाती है, अपर, मिडल और लोअर। तो जो अपर कोर्स होता है वो हमेशा माउंटेन्स में होता है, और जहाँ पे लैंड जो होती है बहुत स्टीप होती है। रिवर फिर वहाँ से पहला स्टेज उसका होता है, फिर वहाँ से जब फ़्लो करके आती है तो प्लेन से आती है, माउंटेन से प्लेन्स में आती है, जो उसका मिडल कोर्स होता है। उसके बाद वो स्पीड से फ़्लो कर जो उसका स्पीड होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और वो जेंटली फ़्लो करती है। फिर रिवर का जो सबसे लोअर कोर्स होता है वो उसका माउथ होता है, जहाँ पे वो जाके सीज से मिल जाती है। यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, ये इसका अपर होता है, स्टीप मतलब ऊबड़ खाबड़, ऐसे 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 आती है, फिर यहाँ पे ऐसे आराम से, फिर जब यहाँ आती है सीज में, नियर सीज, तो वहाँ एकदम कम हो जाती है इसकी स्पीड, वो ऐसे फ़्लो करते करते चली जाती है। अब हम लोग कुछ रिवर्स पढ़ेंगे। तो रिवर नाइल जो है वो अफ्रीका में कम से कम 6695 किलोमीटर है लेंथ में, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये जाके मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। अमेज़ॉन जो है वो 6640 किलोमीटर लेंथ है उसका, और ये साउथ अमेरिका में फ़्लो करती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वर्ल्ड में, जैसे कि मिसिसिपी यूएसए में, राइन डैनॉब यूरोप में, गंगा इंडिया में। तो हम लोग पढ़ेंगे मैकनीज़ रिवर, मैकेंजी रिवर लार्जेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा का। सेंट लॉरेंस रिवर, ये जो है लार्ज रिवर है, जो कि मिडल लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ अमेरिका जो मिडल लॉन्गिट्यूड है वहाँ लोकेटेड है। ये रफली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ग्रेट लेक्स, ये कनेक्ट करती है ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से। तीसरा है राइन, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट रिवर है यूरोप की। ये यूरोप की 6 कंट्रियों से फ़्लो होती है, और इसका जो सोर्स है वो है अल्प्स माउंटेन, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। डैनॉब जो है वो यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप रीजन में। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड, मतलब यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और जो यूरोपियन यूनियन रीजन है, एक अलग रीजन है, वहाँ पे ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ये जो है वो लोकेट करती है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। ये यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं, मतलब यूरोप के पास 10 कंट्रीज़ हैं, मतलब यूरोप में जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर्स पे भी फ़्लो करती है। इंडस, ये जो है साउथ फ्लोइंग रिवर है साउथ एशिया में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री में, शायद मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस पर देख लेना तुम लोग जाके, उसका लिंक अगर किया होगा तो डाल देंगे, नहीं तो शायद वो है, करना बाकी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम उसको कर दिए हैं, तो देंगे तुम लोग को लिंक। तो गंगा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, और इसका जो सोर्स है वो हिमालय है, और ये इंडिया और बांग्लादेश से भी फ़्लो करती है। अब लोग आगे चलते हैं। होंगे येलो रिवर, ये इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ये नॉर्दर्न चाइना में है और ईस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में है, अरे सॉरी एशिया में है। और ये जो है ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन तो शायद बुक में नहीं है क्लास 6 की, तो वो जो है वो रिवर में अपलोड नहीं, मतलब वहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर थी, उसको माना जाता है। यांगज़े रिवर, ये चाइना में है, और चाइना की सबसे ये और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ऑब रिवर, ऑल्सो नोन एज ऑप्ट, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट रिवर है। आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर है वेस्टर्न साइबेरिया की। मुने रिवर, ये ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये जो है ऑस्ट्रेलियन एल्प से
आती है, सोर्स उसका ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, रिवर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोर्स है हम लोग के लिए वाटर का। रिवर वैली जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, वहाँ क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये ह्यूमन और एनिमल को भी रिवर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पानी के बिना तो कोई जी ही नहीं सकता है। रिवर हम लोग को ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए मदद करती है। बहुत सारी ट्रेड रूट्स हैं इसमें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। आगे चलते हैं। और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का भी। इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, और ये जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब हम लोग पीछे चलते हैं। एक सेकेंड, ये बुक थोड़ी उटपटांग टाइप की है, तो पीपीटी पीछे चलना पड़ेगा। ये हम लोग को इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करती है, हम लोग को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती है। वाटर बॉडीज़ की पॉल्यूशन जो है आज एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर टाइप बन गया है। ये पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़, वेस्ट जो जनरेट होता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। वाटर पॉल्यूशन भी एक टाइप का पॉल्यूशन है, जो हार्मफुल वेस्ट जब डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज़ में तो वो अफेक्ट करता है, जैसे ओशन, रिवर्स, लेक्स, इन सब को और सीज़ को अफेक्ट करता है। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन: हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज़, सरफेस रन ऑफ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, मेन कॉज है जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करता है, और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी। कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे अच्छे से वो किया गया है, मतलब वो पूरा डिफ़ाइन किया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। लिक्विड वेस्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, जो माइक्रो पॉल्यूशन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बढ़ाता है, और जो तब वो लोग ज़्यादा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत डिक्रीज़ होने लगता है रिवर में, और जो डिफ़िकल्ट हो जाती है और भी ऑर्गेनिज्म को वहाँ सरवाइव करने में। सरफेस रन ऑफ वो होता है जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जब फार्मर्स छिड़कते हैं वाटर बॉडीज़ पे, तो वहाँ पे एल्गे एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पे वो हो जाता है, बन जाता है, और वो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर का, ऑक्सीजन लेवल होता है जो वाटर का, उसको रिड्यूस करने लगते हैं। जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि फिश और वो नहीं कर पाते हैं सरवाइव। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हम लोग खेतों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो कैसे वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है? इसलिए क्योंकि जब बारिश होती है तो वो फर्टिलाइज़र सब पानी में मिल जाते हैं, और वो पानी कहाँ जाता है? या तो रिवर्स में जाता है, या तो लेक्स में जाता है, या तो नालों की होते हुए फिर रिवर्स में ही जाता है। अब अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट्स, तो जो अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट होते हैं किचन्स के, टॉयलेट्स के, और जो होता है एक टाइफाइड जैसा, कोलेरा, अमाइबिक डाइसेंट्री, ये सब को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ऑयल स्पिल्स, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ऑयल को, तो वो सी में लीक हो जाता है। ये जैसे कि होता है कि किसी भी एक्सीडेंट या फिर नेचुरल हाजार्ड्स, जैसे कि वहाँ पे सुनामी आ गई, सुनामी तो नहीं बोल सकते, हरिकेन्स, तूफ़ान आ गया, तो ऑयल टैंकर्स नीचे होते होते ऑयल स्पिल हो जाता है, और वो जैसे कि फ़िश के लिए हार्मफुल होता है। बर्ड्स, एनिमल्स भी ओशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स आ रही हैं पानी पीने, उनका ऑयल से कवर हो जाएगा विंग्स, तो विंग्स गीले हो जाएंगे तो उनको पॉइज़न टाइप का हो जाएगा, और फिर वो लोग जब अपने आप को क्लीन करने का बहुत कोशिश करेंगी तो भी तब तो पानी में तब भी तो ऑयल है ही, तो उन लोगों को और पॉइजनस हो जाएंगी और वो लोग मर जाएंगी। तो ये सब होता है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया तो भी तो बहुत हिलने लगती है शिप हिलने लगती है, तो ऑयल्स जो होते हैं वो स्पिल होने लगते हैं उसमें से, या फिर ऑयल टैंकर्स में थोड़ा थोड़ा छेद होने लगता है इस टाइप से, या फिर कहीं से टकरा के कुछ।
पत्थर वत्थर से, बड़ा सा पत्थर टाइप का है, उससे टकरा गया शिप। तो ये सब हैं कुछ टाइप्स के। और यहाँ अब ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वो इंडस वैली का लिंक तो डाल देंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होगी फ़िज़िक्स पे। और हो सकता है कुछ स्टडी टिप्स आएँ, नॉट कंफर्म हम अपलोड करेंगे कि नहीं, लेकिन आ सकती हैं। तो हमारा अगर ऐसे नहीं आए तो हम लोग अगला वीडियो होगा फ़िज़िक्स पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।